नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत ठाटी आपका स्वागत करता हूं सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर। आज के सीरीज का तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत पार्ट 3। इसमें हम प्रश्न और प्रश्न से संबंधित कुछ भी जो भी थ्योरी है उसे हम साथ लेके चलेंगे और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन और पूछे भी गए हैं। तो एक क्वेश्चन को हम आधार बनाकर उसकी थ्योरी है उसे हम लगाएंगे। थ्योरी से हमारा मतलब ये है कि जैसे कोई पेपर होता है तो पहली शिफ्ट में कोई पेपर क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो कि गांधी जी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो अगली वाली शिफ्ट में चांस ये रहते हैं कि उसमें भी गांधी जी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए हम एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके आधार पर और 20 बैकअप में उस क्वेश्चन को रखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे शिव स्वामी अय्यर। इनका हम कुछ थोड़ा सा इतिहास देख लें तो शिव स्वामी अय्यर ने 1922 से 1923 तक काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत में साइमन कमीशन के आगमन पर उसका फुल जोर से विरोध भी किया और शिव स्वामी अय्यर ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में कार्य किया, जिसमें वे अक्सर सैन्य मामले पर बोलते थे। जो भी सेना जैसे जो विदेश में जाती थी लड़ने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से, तो उस पर बोलते थे क्योंकि हमारे जवान हमारे भारत की सुरक्षा के लिए हैं, ना कि तुम्हारी चाटुकरता के लिए। ऐसा शिव स्वामी अय्यर बोलते थे। उन्होंने 1914 से 1918 तक जो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था उस पर फुल जोर विरोध किया कि जो हमारे सैनिक हैं मारे जाएंगे हम और फ़ायदा उठाएंगे अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पर, हमारे हिंदुस्तानी नौजवानों पर कंधों पर गोली रखकर चला रहे हैं, अपनी दुश्मनी दूसरे देशों से निकाल रहे हैं। जो भी कब्जा और देशों पे जो कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के भारतीय सेनाओं को लेकर कर रहे हैं। तो इसका फुलजोर विरोध किया कि भारतीय सैनिक सिर्फ भारत के लिए हैं, न कि अंग्रेज़ों के पीछेदारी के लिए। इन्होंने भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो साइमन कमीशन बोला जाता है जो आया था भारत, वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आयोग 1928 में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था और ये आते आते भारत में आया। इसे ऑल वाइट साइमन कमीशन का नाम भी दिया गया। इसका विरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिनमें सभी वर्गों के राजनेताओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट किया गया। और साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा सबसे पहले लाला लाजपत राय ने कहा था, जो उनकी ये नारा देते हुए और अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर लाठी चलवाई गई, जिससे उनकी सर पर गहरी चोट आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फरवरी 1928 में जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया तो कई विरोध प्रदर्शन हुए और लाला लाजपत राय ने उस महीने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया था। 1929 में जो आयोग हुआ, जो साइमन कमीशन था, उसमें अमेरिका ने अखिल ब्रिटिश साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने का विवादास्पद निर्णय लिया, जिससे भारत में एक जिम्मेदार भारतीय सरकार की स्थापना पर विचार करना था। अमेरिका साहब चाहते थे कि हम इसका एक बार यूज करके, मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह 1 साल के लिए इसका यूज करके देखें। अगर जो ये सही रहता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस तो लौटा ही रहे हैं, तो एक क्यों ना 1 साल बाद लौटाएँ। तो अमेरिका साहब का ये मानना था। तो 1929 में अमेरिका साहब ने अपनी जो व्याख्या थी वो लोगों के सामने रखी। इतना था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में, जो आपको ऑप्शन दिए इनमें से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा हेनरी डेरोजियो। इनका हम कुछ इतिहास जानेंगे। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इनका पूरा नाम था, जो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। वह पुर्तगाली मूल के एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे। वह अपने समय के एक क्रांतिकारी विचारक थे और बंगाल के युवाओं के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों में से एक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? मतलब दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई, तो वो था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन के बारे हम जानें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पैचअप हुआ क्यों,
दोनों हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हुए क्यों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और इसका मुख्य कारण क्या था। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, जो नरम विचारों के राजनेता थे। वे 1916 की लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और उन्होंने कस्में खाई कि हम अंग्रेज़ों को अब साथ मिलकर एकजुट होकर हम यहाँ की जड़ें उखाड़ देंगे। इसी अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल को फिर एक साथ लाया गया और वादा किए गए कि हम एक साथ एकजुट होकर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ अभी पहले विश्व युद्ध में जुटे हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम इनको उखाड़ने का काम कर सकते हैं। ये अंबिकाचरण मजूमदार का एक पहल थी, जो उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में ये अपने विचार रखे और इकट्ठा भी किया। लखनऊ समझौते में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू करने, विधायिकाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा का सुझाव दिया गया। हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका स्थान पर अमल में आया। महामंडी शैक्षणिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के समाप्त होने पर उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम इत्तेदीन ने ढाका नवाब सलीम अल्लाह खान के निमंत्रण पर एक विशेष सम्मेलन किया और मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। मुस्लिम लीग स्थापना क्यों कर ली गई, क्योंकि इसके पीछे भी अंग्रेज़ों का ही एक भूमिका थी। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया। कारण यह था बंगाल विभाजन का कि बंगाल में जो शिक्षक या जो राजनेता क्रांतिकारी पनप रहे थे, वो कहीं ना कहीं इधर न चले आए, जो आपका पश्चिमी भारत है उसमें नहीं चले आए। तो उन्होंने एक पश्चिम बंगाल को अलग सेपरेट बंगाल को काट दिया कि वहाँ के लोग इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब भी यहाँ के लोग फिर भी उनको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने फिर फूट डालू राजनीति की, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1850 में हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमान बहुत कम उसमें अपना उत्तराधिकार रख रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को क्रिएट कर दिया 1906 में ढाका में। उन्होंने मतलब एक फ्रंट पर नया के बैक फ्रंट पे आके उन्होंने ये काम किया अंग्रेज़ों ने। इस प्रकार 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। ऐसे ही हमने पढ़ाया था अभी क्वेश्चन एक इससे पहले 1916 में, जो कि अंबिकाचरण मजूमदार ने उसी अलग विभाजित हुई पार्टी को, गरम दल नरम दल अलग हो गया था और मुस्लिम और कांग्रेस अलग हो गई थी, उसको 1916 में अटैच कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना इनमें से किसने की। फर्गुसन कॉलेज आज भी है, तो ये की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने। इसकी स्थापना 1885 में बावन श्री राम आप्टे और बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, महादेव बल्लाल नाजम जोशी और गोपाल गणेश अयंगर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब है कि स्वशासन, खुद का ऐसा शासन जिस पर हमारा ही आदमी हो और हम लोग मतलब व्यक्ति ही चुने उसको और व्यक्ति ऊपर ही राज्य किया जाए, खुद का शासन हो। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। स्वराज शब्द स्व और राज्य से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन या अपना राज्य। वैसा राज्य जहाँ जनता का स्वामित्व हो, उस राज्य के सारे क्रियाकलाप पर आंशिक और प्रत्यक्ष रूप से जनता का अधिकार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, तो वो स्वराज का अधीन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के अतिरिक्त इनमें से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट के अलावा तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसकी कहानी है, होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थी। स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह 1916 से 1918 के बीच में पूरे देश में फला फूला और होम रूल आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धियाँ मिली, जिनमें उन्हें एक चलते चलते एक उपाधि मिल गई जिसका नाम था लोकमान्य। लोकमान्य की उपाधि होम रूल जो आंदोलन चल रहा था उसमें ही उनको मिली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था।
हस्तशिल्प का मतलब है कि यहाँ पर हाथों से जो चीज़ बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं मशीनों ने छीन ली। तो इसका सभी हो जाएंगे। पहला ये ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, दूसरा भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना। सही बात है, भारत की रियासतें समाप्त हो गई। विदेशी शासन की स्थापना, ये भी बात सही है, क्योंकि विदेशी शासन आ गया तो हमारा कच्चा कॉटन लेकर वो कपड़े बनाकर लाते थे, ताकि हमारे लोगों को सस्ते में कॉटन मिलता था। सस्ते कॉटन बिककर और वो जो कपड़े मिलते थे वो हम जो हाथों से बनाते थे उससे सस्ते मिलते थे, इसीलिए हमारा रुझान उधर साइड हो गया। जैसे आज भी चाइना से जो सामान आता है तो हमारे यहाँ पर जितनी लागत आती है उतने में हमें सामान तैयार हुआ मिल जाता है, ऑल इंक्लूड टैक्स। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि चाइना के सामान को खरीद लिया जाए। अब भारत का सामान क्या, उसमें टैक्स, उसकी लागत मजबूती बनती है तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए हम भारत की वस्तुएं ना खरीद कर चाइना की वस्तुओं की तरफ रुझान कर देते हैं। ऐसा ही हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो हमें सस्ती चीज़ें चिपका जाते थे और हमसे काफ़ी मुनाफा कमाते थे। भारतीय हस्तशिल्प जिनमें देश को प्रसिद्ध बनाया था औपनिवेशिक शासन के तहत ध्वस्त हो गया। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा ब्रिटेन से आयात मशीन निर्मित वस्तुओं से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा। ब्रिटिश वस्तुओं के उत्पादन के लिए अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल मंगवाया और पक्का माल बनवाकर यहाँ पर दे दिया। कंपनी द्वारा मशीन के जरिए शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण किया गया कि जो मशीनें चलेंगी तो हम शिल्पी जो काम करना चाहते हैं तो मशीनों के लिए करें, आप हाथों से नहीं बनाएंगे, ताकि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिकता रहे। आज भी क्या होता है, जैसे हमारे सरकारें जो शराब बेचती हैं तो वो प्राइवेट या देसी शराब को इसीलिए पकड़वाती हैं, गांव में जो खरीदती हैं उन्हें, कि ताकि जो सरकारी जो ठेकेदारों ने, जो प्राइवेट ठेकेदारों ने सरकारी ठेके ले रखे हैं उनकी खपत कम ना हो जाए, मतलब सप्लाई कम ना हो जाए। अगर सप्लाई कम हो गई तो वो टैक्स से शराब कम बिकेगी, टैक्स कम मिलेगा सरकार को, इसीलिए आबकारी पुलिस द्वारा उस पर छापे मारे जाते हैं। ऐसे ही अंग्रेज़ों का था, जो हस्तशिल्प थे उनको बंद करा दिया गया और मशीनीकरण की तरफ, औद्योगिकीकरण की तरफ फैक्ट्रियां बढ़ गईं अंग्रेज़ों की और काफ़ी मुनाफा कमाने लगीं। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग सिर्फ मजदूरी पर सिमट के रह गए। तो इनका ये प्लान था, तो कंपनी द्वारा मशीन के जरिए शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण, रेलवे के माध्यम से भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रिटिश वस्तुओं की पहुँच मिली और उन्होंने काफ़ी व्यापार किया कि भारत से निर्मित, अंग्रेज मेड इन इंग्लैंड और भारत से निर्मित, और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें माल बांटा। क्योंकि बांटा इसीलिए क्योंकि भारत से जो व्यापार होता था सिल्क रूट से किसी ज़माने में, तो विदेशों में भारत की चीज़ें बड़ा ही फेमस थी। भारत की जो ब्रांड था वो अलग ही लेवल का था, इसलिए उन्होंने भारत का नाम लेकर अपने फैक्ट्रियों से बनाकर भारत के नाम पर चीज़ें को बेचना दुनिया में शुरू कर दिया। आयात निर्यात के लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल शुरू कर दी उन्होंने, और फिर पानी के माल वाहक जहाज से उन्होंने ये सामान बेचना शुरू कर दिया। तो हमारा भारतीय शिल्प 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से फ्लॉप मार गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ, तो मैं जल्दी से निकलूँगा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे या जो इसके क्रिएटर थे वो सलीम अल्लाह खान थे। और मुस्लिम इत्तेहाद ने ढाका में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुखिया थे सलीम अल्लाह खान, इनके द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। ये ढाका अभी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की कहानी भी है। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और यह दांडी, जिसे आज नवसारी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 5 अप्रैल 1930 से शुरू किया और ये अहिंसक समन्वय आंदोलन का एक हिस्सा था। अहिंसक मतलब इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। और यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए टैक्स के खिलाफ था और गांधी ने वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करने से इसका विरोध किया। और उन्होंने शुरुआत में 1882 में बने भारतीय नमक कानून से सरकार को पुनः अधिकार स्थापित करा दिया। इन्होंने 12 मार्च 1930 को 79 लोगों के साथ में गांधी ने साबरमती से अपनी डंडा उठाया और दांडी के लिए चल पड़े। और डंडा चलते चलते इनके हज़ारों लोग, लाखों लोग इनके पीछे पड़ गए। और जब ये 6 अप्रैल 1930 को जब ये महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं दांडी
की जगह पर, तो वहाँ पर 2 मुट्ठी नमक उठाते हैं और अपना अनशन तोड़ते हैं और लोगों को इकट्ठा कर कर एक मजबूत संगठन बनाते हैं और इस प्रकार ब्रिटिश के इस नमक पर जो कर लगता था उसको ख़त्म करते हैं और ब्रिटिश शासन का अंत की घोषणा कर देते हैं दांडी जाकर। तो दांडी यात्रा पूछी जाती है या साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था 12 मार्च को और 6 अप्रैल को ख़त्म कर दिया था। शुरुआत 79 अनुयायी थे और 1882 में जो नमक कानून बना था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया 1930 में आकर। बस इतना ही फैक्चुअल चीज़ थी। और जो तुम्हें पूछता है और जो दांडी मार्च थे या फिर नमक सत्याग्रह से, तो 1929 तो तारीख है ही, 1930 तक चला था ये। हमारी क्लास आज यहीं पे संपन्न होती है और हम विदाई चाहेंगे और विदाई के रूप में हम लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर मांगेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप बेझिझक शेयर करें, क्योंकि वैसे फनी वीडियो तो आप करते ही हैं शेयर, तो कभी कभी थोड़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी शेयर कर दिया करें ताकि लोग जो आप जिसने शेयर करते हैं वो भी समझे हाँ बच्चा पढ़ रहा है। ये कंटेंट बनाने वाले की थोड़ी ना मोटिवेशन हो जाता है आदमी। तो आगे से 10 की जगह 20 क्वेश्चन बनाएंगे और बड़ा अच्छे से सजाएंगे उनको। इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं कि आए और कलम से लिख कर और चले ख़त्म बात। इसके लिए ये सोचना पड़ता है क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना कहाँ से है। और हाँ, ऐसा कंटेंट शायद ही यूट्यूब पर मिलेगा और फ्री में आपको मिल रहा है, और वैसे ये फ्री में नहीं है। आप लाइक सब्सक्राइब करें तो मुझे भी कुछ मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।